एपिसोड की स्टार्टिंग एक स्कूल से होती है जहाँ पर उनका हाई स्कूल का एग्जाम चल रहा होता है। लेकिन तभी कहानी का मेन कैरेक्टर चेनमो चिल्लाते हुए उठता है कि लिटिल जूनियर सिस्टर। ये चिल्लाते हुए उठकर वो सोचने लगा होता है कि क्या हो गया, मैं तो अपने जूनियर सिस्टर के साथ इमोर्टल वर्ल्ड का फॉरबिडन लैंड में एंटर कर रहा था ना, लेकिन मैं अचानक यहाँ पर क्यों आ गया हूँ। जूनियर सिस्टर खुद को सेक्रीफाई करके मुझे बचा दी, लेकिन वो खुद ही मारी गई है। और अपने आसपास का जगह को देखकर वो सोचता है कि ये मैं कहाँ पर आ गया हूँ, ये तो मेरा हाई स्कूल लग रहा है। तभी उसके पीछे बैठा बंदा उससे कहता है कि बैठ जाओ, एग्जाम में भी तुम डे ड्रीमिंग कर रहे हो। उससे देखकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए सोचता है कि ये तो मेरा थर्ड ईयर का हाई स्कूल का क्लासमेट था ना। तभी वो खुद को एग्जाम हॉल में पाकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और तभी सभी लोग उसका वैसा हरकत देखकर काफी जोर जोर से हंसने लगे होते हैं और उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाने लगे होते हैं। और वो सब आन के यू स्कूल के सबसे खूबसूरत लड़की देखकर सोचती है कि हालांकि मॉम और डैड हम दोनों की एक देखना चाहते हैं, लेकिन उसका जैसा पर्सन जो कि पढ़ाई को सीरियसली नहीं लेता है, ब्रदर हाउस से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं किया जा सकता है। दूसरी तरफ में जेन युआन हाओ नाम का बंदा वो सब देखकर सोचता है कि उसका जैसा बंदा आन के यू के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं है। तभी टीचर सभी लोगों को शांत करते हुए एग्जाम पर फोकस करने के लिए कहता है और चेन मो से कहता है कि तुम सो सकते हो लेकिन लोगों को परेशान नहीं कर सकते हो। अगर तुम लोगों को परेशान करना कंटिन्यू रखोगे तो तुम्हें बाहर जाने के लिए मुझे बोलना पड़ेगा। वहीं पर इन सबसे चेन मो अभी भी काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है, लेकिन धीरे धीरे अब उसे सब कुछ समझ में आने लगा होता है कि वो मरा नहीं है बल्कि वो अपने पास्ट में आ गया है। वो जानने के बाद वो अपने कल्टीवेशन को फील करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पता चलता है कि अब वो बिल्कुल एक आम इंसान मॉर्टल बन गया है। वो सब देखकर वो अपने मन में कहता है तो इसका मतलब ये सब इल्यूजन नहीं है बल्कि मैं सच में अपने पास्ट में आ गया हूँ। ये सोचकर वो अपने मन में कहता है कि मैं अपने पास्ट लाइफ में काफी ज्यादा एरोगेंट और काफी ज्यादा जिद्दी था, इसीलिए वन फैमिली से पिट गया था और वो लोग मुझे बहुत मारे थे। लेकिन सुसाइड करने से पहले ही मैं हुआ शियान इमोर्टल द्वारा बचा लिया गया था और कल्टीवेशन के पाथ पर चलना शुरू कर दिया था। मैं पूरे यूनिवर्स में ट्रैवल किया था और जूनियर सिस्टर से भी मिला था और हमारे लिए सिर्फ ताकत ही सब कुछ डिटरमाइन करता था। और इस बार अब जबकि मुझे एक दूसरा चांस मिला है तो मैं कोई भी अफसोस नहीं करना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ पर आ गया हूँ तो शायद जूनियर सिस्टर भी अर्थ पर आ गई होगी। मुझे जल्दी से स्ट्रॉन्ग बनकर अपना कल्टीवेशन को दोबारा से हासिल करके उससे बचाने जाना है। वहीं पर चेन मो को बिल्कुल पुतले के जैसा खड़ा देखकर टीचर उस पर चिल्लाते हुए कहने लगे होते हैं कि तुम अभी तक वैसे खड़े क्यों हो, अगर एग्जाम नहीं देना है तो निकल जाओ यहाँ से। चेन मो वहां से जाते हुए कहता है कि यही तो मैं चाहता था। ये बोलकर वो जाने लगता है, जो देखकर सभी लोग थोड़े से चौंक जाते हैं और कहने लगे होते हैं कि शायद वो पागल हो गया है। वहीं पर चेन मो जाते हुए सोच रहा होता है कि अब जबकि मैं वापस आ गया हूँ तो एग्जाम जैसा छोटी सी चीज मेरे लिए मैटर नहीं करती है, मेरे लिए अब सिर्फ कल्टीवेशन ही मैटर करती है। ये सोचकर वो बाहर जाते हुए अपने मन में कह रहा होता है कि इमोर्टल वर्ल्ड में कल्टीवेशन का 8 रिलम है, जो कि की रिफाइनिंग, गोल्डन कोर, ओरिजिनल इंसेंट, बॉडी फ्यूजिंग, महायाना, क्रॉसिंग कैलामिटी और इमोर्टल वेनरेबल। पिछले लाइफ में मैं बॉडी फ्यूजिंग रिलम में था और अब जबकि मैं वापस आ गया हूँ तो मैं इस पर बेसिक इग्नोर ना करके स्ट्रॉन्ग बेस बनाऊंगा। ये सब सोचकर वो एक पेड़ के नीचे बैठकर माइटी हेवन सोरिंग ड्रैगन टेक्निक नाम का स्किल का यूज कर अपना बेस बनाने के बारे में सोचकर स्टार्ट हो जाता है और सिर्फ 15 मिनट में वो अपने बॉडी में सक्सेसफुली की को सर्कुलेट करवा लेता है, जिससे वो काफी ज्यादा खुश होता है। लेकिन उसका खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकता है क्योंकि वहाँ पर उसके क्लासमेट आकर उसका मूड खराब करने लगे होते हैं। उनमें से आन के यू उससे पूछती है अगर तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। उसका बात सुनकर जेन हाउ उसका मजाक उड़ाने लगा होता है, जिससे सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी चेन मू की नजर अंके यू के पीछे खड़ी जियांग याओ नाम की लड़की पर जाती है, जिसे देखकर वो सोचते हैं कि वो ऑर्डिनरी बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती है, वो काफी ज्यादा काइंड है और पिछले लाइफ में वो हमेशा मेरी हेल्प किया करती थी, लेकिन मैं ही बेवकूफ था जो कि उन मोमेंट को ट्रेजर नहीं कर पाया था। चेन मू को कुछ भी ना बोलता देखकर अंके यू उससे कहती है कि मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ ना, लेकिन चेन मू उसे इग्नोर करके जियांग से पूछता है कि तुम्हारा एग्जाम कैसा गया। ये देखकर जियांग काफी ज्यादा शॉक्ड होते हुए सोचती है कि ये सच में अंके यू की इग्नोर करके मुझसे बात किया है। ये सोचकर वो थोड़ी सी नर्वस होते हुए कहते कि काफी अच्छा गया। उसके जवाब में चेन मो उसका सर पर हाथ रखते हुए कहता है कि अगर तुम क्लास के टॉप 10 में आ जाती हो तो मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगा। ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और थोड़ी सी ब्लश करते हुए कहती है मैं मेहनत करूंगी। तभी चेन मो उसे बाय बोलकर वहां से चला जाता है। उसे जाता देखकर अंके ये सोच रही होती है कि क्या वो सच में मुझे इग्नोर कर दिया है। लगता है कि शायद वो लोगों के सामने कूल बनने की कोशिश कर रहा होगा। दूसरी तरफ चेन मो को दिखाते हैं जहाँ पर वो जाते हुए सोच रहा होता है कि अगर मुझे अच्छे से याद है तो कुछ समय के बाद जियांग फैमिली एक मुसीबत में पड़ जाएगी। अब जबकि मैं वापस आ गया हूँ तो ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। तभी उसे याद आता है कि अपने पेरेंट्स को द्वारा फोर्स किए जाने के कारण वो अंके यू के घर में ही रह रहा है, लेकिन अब वो उनके साथ नहीं रहना चाहता है, इसलिए वो एक घर रेंट लेने के बारे में सोचता है, लेकिन उसके पास पैसा ही नहीं होता है। तभी उससे एक आइडिया आता है और इसके बाद शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो कुछ तालिस्मान बनाकर उन्हें रोड साइड पर बेच रहा होता है। उसे देखकर कुछ लोग बातें करने लगे होते हैं कि आजकल तो स्टूडेंट भी स्कैम करना शुरू कर दिए हैं। उनकी बातें सुनकर चेन मो थोड़ा सा
एम्बैरस होते हुए सोच रहा होता है कि इतने सारे लोगों में कोई ना कोई खरीद ही लेगा। तभी वहाँ पर जिन पे यू नाम की लड़की आकर उन तालिस्मान के इफेक्ट के बारे में पूछने लगती है। चेनमो बताता है कि दिमाग को ठिकाने पर लाना, इविल स्पिरिट को भगा देना, सोल और बॉडी को सेटल करने का काम ये करता है। वो सब सुनकर पे यू थोड़ी सी एक्साइटेड होकर पूछने लगी होती है कि अगर कोई अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हो, फालतू की चीजें भगते रहता है और अपने ही रिलेटिव को पहचानने से मना कर देता है, तो क्या ये तालिस्मान उसका हेल्प कर सकता है। उसकी बातें सुनकर चेनमो दूसरे तालिस्मान की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि उसके लिए वो वाला तालिस्मान ठीक होगा, लेकिन अगर तुम विश्वास नहीं करोगे तो इसमें तुम्हारी लॉस होगा। वो कहते मुझे विश्वास है। ये बोलकर वो उसका दाम पूछ लेती है। चेनमो उसका दाम 30,000 बताता है और वो उसे खरीदने भी वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर उसकी दोस्त आकर उसे खरीदने से रोकते हुए कहने लगी होती है कि ये तुम्हारे साथ स्कैम करने की कोशिश कर रहा है। पे यून अपनी दोस्त की बात को इग्नोर करते हुए कहती है कि लेकिन मेरे ग्रैंडमा का हालत दिन पर दिन काफ़ी ज़्यादा खराब होते जा रहा है, अगर ये एक स्कैम भी है फिर भी मैं चांस लेने के लिए तैयार हूँ। ये बोलकर वो उसे खरीदने लगती है। उसका डेडिकेशन देखकर चेनमो उससे कहता है कि तुम इसे भी लेकर जाओ, वापस जाकर पर्सन के सर पर लगाकर अब एक शब्द कहना। पे यून उसे थैंक्स बोलकर जाने लगती है, लेकिन उसकी दोस्त चेनमो को धमकी देते हुए जाते हुए कहती है कि अगर ये सब नकली हुआ तो मैं तुम्हें कहीं पर से भी ढूंढ कर खत्म कर दूंगी। इसी के साथ अगले सीन में दिखाते हैं कि वो एक घर को रेंट ले लिया होता है और वहीं पर बैठकर कल्टीवेट करने लगता है। दूसरे सीन में पे यून को दिखाते हैं जहाँ पर वो अपने घर जाकर अपने ग्रैंडपा से उसका कंडीशन के बारे में पूछती है। उनकी कंडीशन के बारे में सुनकर वो अपने ग्रैंडपा को वो तालिस्मान दिखाते हुए कहती है कि आज मैं एक एक्सपर्ट से मिली थी, शायद ये काम आ सकता है। उसकी बातें सुनकर उसके ग्रैंडपा थोड़े से निराश होते हुए कहते हैं कि अगर तुम भी इन सभी चीज़ों में कैसे बिलीव करने लगी हो, अपनी ग्रैंडमा का मजाक मत उड़ाओ। लेकिन वो इंसिस्ट करने लगे होते ट्राई करने के लिए, इसलिए वो मान जाते हैं। इसीलिए वो जाकर वैसे ही करती है जैसे कि चेनमो उसे करने के लिए कहता है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता है। वो देखकर उसके ग्रैंडफादर थोड़े से निराश होते हुए कहते हैं कि इनका इलनेस को सिटी का एक्सपर्ट भी क्योर नहीं कर पाया है, इसलिए ये तालिस्मान कैसे कर देगा। ये वो कह ही रहा होता है कि तभी वो तालिस्मान काम कर जाता है और वो उठ जाती है। जो देखकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और पे यू जल्दी से जाकर उससे पूछती है कि क्या आप मुझे पहचानते हैं। वो कहती है ऑफकोर्स तुम तो मेरी प्यारी ग्रैंड डॉटर हो। वो सब देखकर उसके ग्रैंडफादर काफ़ी ज़्यादा हैरानी से डॉक्टर को बुलाने के लिए कहते हैं। डॉक्टर आकर चेक करके काफ़ी हैरानी से बताता है कि ये तो मिरेकल हो गया। वैसा रिजल्ट सुनकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो पे यू से उसके बारे में पूछने लगे होते हैं और जानकर कहते हैं कि उसका बैकग्राउंड के बारे में पता करो, मैं खुद ही उससे मिलना चाहता हूँ। इसके बाद अगले सीन में चेन को दिखाते हैं जहाँ पर वो सोते हुए सोच रहा होता है कि पृथ्वी की स्पिरिचुअल की सच में काफ़ी ज़्यादा पतला है, मुझे काफ़ी टाइम लगेगा तब जाकर मैं की रिफाइनिंग रिलम में ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। ये सब वो सोच ही रहा होता है कि तभी उसकी माँ उसे कॉल करके कहती है कि जल्दी से एयरपोर्ट आ जाओ, हम लोग यांजिंग सिटी तुम्हारे ग्रैंडमा का फ्यूनरल अटेंड करने जा रहे हैं। 600 सालों के बाद अपनी माँ की आवाज़ सुनकर वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और कहता है कि मैं कुछ ही मिनट में आता हूँ। ये बोलकर वो जाते हुए बताता है कि मेरी माँ ली सू फैंग का जन्म यांजिंग सिटी का टॉप 6 ग्रेट फैमिली में से एक में हुआ था, लेकिन मेरे डैड जैसे नॉर्मल सिविलियन से शादी करने के लिए वो लोग मेरी माँ को अपने फैमिली से एक्सपेल कर दिए हैं। मेरे दोनों पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा सेल्फ रिलायंट और ग्रेट लोग थे और अपने अपने मन में काफ़ी कुशल भी थे, लेकिन ली फैमिली की आंखों में मैं सिर्फ एक आउटसाइडर था और उनके द्वारा कभी भी खत्म किया जा सकता था। मैं उनके द्वारा किसी टूल के जैसे ट्रीट किया गया था यान फैमिली के करीब जाने के लिए। हालांकि यान फैमिली मैरिज कैंसिल करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश तो किए थे, लेकिन मेरे फियांसे साइलेंटली मुझे काफ़ी सालों तक प्रोटेक्ट करती रही थी। लेकिन अब जबकि मैं वापस आ गया हूँ तो उनके साथ हिसाब बराबर करने का वक्त आ गया है। यही सब सोचते सोचते वो अपनी माँ से जाकर मिलता है, जहाँ पर वो अपनी माँ को 600 सालों के बाद दोबारा देखकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होने लगा होता है, लेकिन खुद को रोने से रोक देता है और वो लोग वहाँ से यांजिंग सिटी के लिए निकल जाते हैं। और कुछ देर के बाद वो लोग ली फैमिली के पास पहुँच जाते हैं, जिन्हें देखकर उनका बटलर थोड़ा सा नर्वस होते हुए कहता है कि फोर्थ मिस्ट्रेस आप क्यों आ गई है। उसका बात सुनकर चेनमो सोचते हैं कि इसका रिएक्शन देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी माँ यहाँ पर वेलकम नहीं है। दूसरी तरफ लीसू थोड़ी सी गुस्से में कहती है कि क्या मैं अपनी माँ को आखिरी बार रिस्पेक्ट पे करने नहीं आ सकती हूँ क्या। बटलर कहता है कि मैं किसी और चीज़ के बारे में बातें नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वो लोग आपको रिजेक्ट करेंगे। लेकिन वो उसे इग्नोर करके जाने लगती है और चेन अपने फैमिली मेम्बर का नज़रों को घूरते देखकर सोचता है कि पिछले लाइफ में मैं उनको घूरने से काफ़ी ज़्यादा डरता था, लेकिन अब वो लोग मेरे सामने एक सिर्फ बड़ा सा चींटी के जैसा है। तभी उसका भाई उससे पूछते कि बहन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कहती है कि जब तुम मुझे बहन बुला ही रहे हो तो तुम्हें पता ही होना चाहिए कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ। ये सुनकर उसका यानी कि लिली बहन का मुँह ही बंद हो जाता है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि अब जबकि तुम यहाँ पर आ ही गई हो तो आखिर पर रिस्पेक्ट पे कर ही दो। ये बोलकर वो चेनमो को रोकते हुए कहता है लेकिन ये नहीं जा सकता है। वैसा बर्ताव देखकर लीसू चिल्लाने लगी होती है कि वो मेरा बेटा है, वो क्यों नहीं जा सकता है। अब ये मत कहने के सेकंड ब्रदर का 2 बेटा और एक बेटी भी आउटसाइडर है। वो सब सुनकर सेकंड ब्रदर
लीलू वो गुस्से में कहता है कि उसके पास सेम ब्लड नहीं है, इसलिए वो एक आउटसाइडर है। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन तभी उसकी छोटी बहन उसे संभालते हुए कहती है कि अगर तुम अभी कुछ गलत दाव चल देती हो तो उसका ये मतलब होगा कि तुम मदर को रिस्पेक्ट पे नहीं कर रही हो। तभी लिली बहन काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट होकर कहते हैं कि छोटी बहन बिल्कुल सही बोल रही है, अगर फादर गुस्सा हो जाते तो समझ जाना। वो सब सुनकर उसे ना चाहते हुए भी कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है और चेन से कहते कि जब वो जिंदा थी तब वो तुमसे बहुत ही प्यार करती थी, अब जबकि वो लोग तुम्हें अंदर नहीं जाने दे रहे हैं तो यहीं से रिस्पेक्ट दे दो, इसलिए वो वहीं से रिस्पेक्ट पे कर देता है। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो उसे अपने रूम में लेकर जा रही होती है, लेकिन तभी उसका कजन आकर अपनी आंटी से कहता है कि आप रेस्ट कर सकते हैं, मैं कजन के लिए दूसरा जगह प्रिपेयर कर देता हूँ। लीसू कुछ कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बंदा कहते हैं कि फादर मुझसे कहे हैं कि यंगर जनरेशन के पास उनका खुद का लिविंग क्वार्टर है, इसलिए हम लोग रूल को तोड़ नहीं सकते हैं। उसकी मदर फिर से कुछ कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार चेन कहता कोई बात नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ये सुनकर वो बंदा यानी कि उसका कजन काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट होने लगा होता है और चेन उसके साथ जाते हुए सोच रहा होता है कि मुझे याद है कि एक वेयर हाउस है, मेरे पिछले लाइफ में यंगर जनरेशन वाले मुझे यहाँ पर लॉक कर दिया था, जिससे मैं यहाँ पर लगभग मारा ही गया था। इतना सोचकर वो उससे कहते हैं कि अब ये मत कहने कि ली फैमिली इतना ज़्यादा गरीब हो गया है कि गेस्ट के लिए उनके पास सिर्फ एक वेयर हाउस ही है। उसका कजन उसके सामने चाबी फेंकते हुए कहते हैं कि तुम्हें वेयर हाउस में सोने देकर ही हम तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से ट्रीट कर रहे हैं। चेन को पहले से पता होता है कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए वो उसमें चला जाता है। इसके कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ली यू अपने कुछ लोगों के साथ बैट लेकर चला जाता है। उनकी आने की आहट सुनकर चेन वो कहता है कि अब जबकि तुम लोग आ ही गए हो तो अंदर आ जाओ। ये सुनकर वो लोग बैट लेकर अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर चेन वो राजा की तरह बैठा होता है और उनसे कहता है कि तुम लोगों को क्या चाहिए। ली यू कहता है कि मैं बस तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आने पर क्या होता है। ये बोलकर वो अपने चमचों को ये बोलकर जाने लगा होता है कि वो सिर्फ मरना नहीं चाहिए, लेकिन ली यू को ज़्यादा दूर जाने से पहले चेन वो उसके कुत्तों को पीटकर ढेर कर देता है, जो देखकर वो एक पल के लिए थोड़ा सा चौंक जाता है, लेकिन फिर खुद को शांत करते हुए कहता है कि तुम्हारे पास कुछ स्किल तो है, लेकिन मेरे सामने वो सब यूजलेस है। ये बोलकर वो अपना मार्शल आर्टिस्ट होने का ऑरा दिखाने लगता है, जो देखकर चेनमो थोड़ा सा चौंकते हुए सोचते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन इससे ये साबित हो गया कि अर्थ पर कल्टीवेटर तो जरूर है। वहीं पर ली यू का ऑरा देखकर उसके दोनों चमचे कहने लगे होते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ब्रदर यू एक मार्शल आर्टिस्ट है, देखकर तो वो आउटर कोर का लग रहा है। उनकी बातें सुनकर चेनमो सोचने लगा होता है कि ये आउटर कोर क्या होता है। वो सोच ही रहा होता है कि तभी ली यू उस पर हमला करने के लिए आ जाता है, लेकिन वो काफ़ी आसानी से उसके पंच को ब्लॉक कर देता है, जिससे ली यू काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है और तभी चेनमो उसे उठाकर पटक देता है और उस पर अपना पैर रखते हुए कहता है क्या तुम इसे अपना ताकत बोल रहे थे। वो देखकर उसके दोनों चमचे काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं और उसे छोड़ देने के लिए चिल्लाने लगते हैं। उनकी बातों को इग्नोर करके चेन उसके पेट पर अटैक करके उसके दांतियन को क्रिपल कर देता है, जिससे ली यू काफ़ी ज़्यादा गुस्से में चिल्लाने लगा होता है कि मेरा दांतियन को क्रिपल करने का आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गया। चेनमो उससे कहते हैं कभी ज़्यादा चिंता मत करो, अभी तो नाटक का गुड पार्ट शुरू हुआ ही नहीं है। इसके कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ली यू के पेरेंट उससे अपने फादर के पास यानी कि फैमिली हेड के पास लेकर जाते हैं और रो रो कर बता रहे होते हैं कि ली यू के दांतियन को वो गार्बेज चेनमो क्रिपल कर दिया है। उसकी बातें सुनकर फैचकेज काफ़ी ज़्यादा हैरानी से कहता है कि आखिर उस गार्बेज का ऐसा करने की हिम्मत कैसे हो गया। ये बोलकर वो काफ़ी गुस्से में उसे लेकर आने के लिए कहने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर चेनमो आते हुए कहते उसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं खुद ही आ गया हूँ। उसे आता देखकर सभी लोग बातें करने लगे होते हैं कि वो तो सच में आ गया है, अब वो पक्का मरेगा। इसी तरह की बातें सभी लोग करने लगे होते हैं। चेनमो को देखकर ली यू की मदर उस पर चिल्लाने लगी होती है कि वो तुम्हारा कजन था, लेकिन फिर भी तुम उसका ऐसा हालत कैसे कर सकते हो। तभी उसके ग्रैंडफादर यानी कि फैटकेज उसे नील डाउन होने के लिए कहते हैं, लेकिन चेन मना करते हुए कहता है कि मैं पूरी तरह से ऑनेस्ट हूँ और हेवन को पता है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। उसका ये जवाब सुनकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से हो जाते हैं और चिल्लाने लगे होते हैं और तभी ली यू के फादर उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम ली फैमिली से बिलोंग करते हो, लेकिन फिर भी अपना कजन का चोट पहुंचाने के बाद तुम अपना गलती क्यों नहीं मान रहे हो। उसके जवाब में चेन सार्कास्टिक होकर कहता है क्या ली फैमिली, तो अब मैं ली फैमिली का पार्ट बन गया हूँ, मुझे नहीं बनना ऐसा फैमिली का पार्ट। ये देखकर ली यू और ज़्यादा नाटक करते हुए कहता है कि फादर आप ही देख लीजिए कि वो गार्बेज कितना ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल हो रहा है, वो तो अपना गलती भी नहीं मान रहा है, प्लीज़ जजमेंट कीजिए। उसकी बातें सुनकर फैमिली के हेड सिर्फ दो ही शब्द कहता है कि फैमिली रूल। वो सुनकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरानी से सोचने लगे होते हैं कि अब उसका खेल खत्म हो जाएगा। मुझे तो डर है कि अब वो लोग ऑफिशियली फैमिली से बाहर निकाल दिए जाएंगे। फैमिली रूल के बारे में सुनकर ली यू के पेरेंट्स सोच रहे होते हैं कि देखो तुमने क्या कर दिया, हमसे पंगा लोगे तो यही होगा। तभी वहाँ पर उसकी माँ आकर कहती है कि जरूर कुछ गलतफहमी हो गया होगा। उसका भाई काफ़ी गुस्से में कहता है क्या गलतफहमी हो गया है, देखो अभी भी तुम्हारा नेफ्यू खून से सना है, तुम इसे गलतफहमी कैसे कह सकती हो। वो सुनकर वो चेन से पूछती है आखिर हुआ क्या है।
वो कहता है कि आपको लगता है कि वो लोग मेरे एक्सप्लेनेशन सुनेंगे। उसकी माँ कहती है मैं समझती हूँ, लेकिन जस्टिस और फेयरनेस सबके हार्ट में होता है, इसलिए सबको बताओ और उन्हें जज करने दो। ये सुनकर चेन अपना सर खुजाते हुए सोचता है कि ये अभी भी ली फैमिली के बारे में ही सोच रही है। मैं सबको तो इग्नोर कर सकता हूँ लेकिन अपनी माँ को नहीं। ये सोचकर वो ली यू के एक चमचे को खींचकर सबके सामने लाकर पटकते हुए कहता है कि इसे सब कुछ एक्सप्लेन करने दीजिए क्योंकि ये सब कुछ देखा है। वैसा हरकत देखकर सभी लोग थोड़े से चौंक गए होते हैं। तभी चेन डराते हुए कहता है कि तुम जो जो जानते सब कुछ बता दो, एक पॉइंट भी मिस मत करना और सब कुछ बता देना। इसलिए वो बंदर डर के मारे सब कुछ बताना शुरू करता है कि ये ली यू था जो कि चेन मो को सबक सिखाना चाहता था और ली सू फेंग उस नेमलेस वुमेन को दिखाना चाहता था जो वो डिजर्व करती है, और ये भी मेक श्योर करना चाहता था कि वो लोग दोबारा से ली फैमिली में ना आ जाए। वो बोला था कि वो ऑलरेडी चेन मो को वेयर हाउस में डाल दिया है और मुझे अपने कुछ और दोस्तों को ले जाकर उसे सबक सिखाने के लिए कहा था। जब तक वो मारा न जाए तब तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, इसीलिए हम लोग उसे सबक सिखाने चले गए थे। लेकिन किससे पता था कि चेन मो के स्किल के सामने ली यू अपना पूरा ताकत का यूज करने के बावजूद भी पिट जाएगा और क्रिपल हो जाएगा। उसकी बातें सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। तभी ली सू काफी गुस्से में कहते कि बिग ब्रदर तो यही अच्छा बेटे को आपने रेज किया है। वो लोग फिर भी अपने बेटे के बचाव में कह रहे होते हैं कि अगर ली सू उससे चोट पहुंचाने की कोशिश भी किया है फिर भी चेन मो को उसका वैसा हालत नहीं करना चाहिए था। और वैसे भी ली यू गलत ही क्या बोला है, अब जबकि तुम फैमिली छोड़कर चली गई हो तो हम लोग तो कुछ भी कहेंगे। वो सब सुनकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अगर चेन मो यहाँ पर नीचे पड़ा होता तो तुम क्या करते फादर, क्या फैमिली रूल का यूज करते। वो सुनकर चेन सोचता है ग्रेट है, अब मैं देखता हूँ कि ली दोंग यांग क्या बोलता है। उसका वैसा कन्फ्रंटेशन को सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरानी से रिप्लाई का इंतजार करने लगे होते हैं। तभी उसके फादर सीधे सीधे कहते हैं कि मैं नहीं करता क्योंकि वो ली फैमिली के मेंबर नहीं है, एक आउटसाइडर मरे या फिर जी उसके लिए फैमिली रूल का यूज क्यों करूंगा। वो सब सुनकर ली सू फेंग काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है और उनसे कहती है कि अगर ऐसी बात है तो आज के मैटर को ली फैमिली कैसे रिजॉल्व करेगा। वो बुढ़ा कहता है कि एन आई फॉर एन आई, एक लाइफ के बदले दूसरा लाइफ, पहले चेन मो को कैप्चर करेंगे और जब ली यू उठेगा तब डिसाइड करेंगे। ली सू कहती है और अगर मैं ऐसा करने से मना कर देती हूँ तो। वो कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत। ली सू चिल्लाते हुए कहती है मैं क्यों नहीं करूंगी, मुझे किससे डर। वो सुनकर उसका बाप काफी गुस्से में उसे थप्पड़ लगाते हुए कहता जवान लड़ाती हो, लेकिन उससे पहले चेन उसका हाथ पकड़ लेता है, जो देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और भौंकना शुरू कर देते हैं। और उसका भाई भी बंदूक निकालते हुए कहता है कि फैमिली हेड को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। वो सब देखकर उसकी माँ भी घबराते हुए उसे जाने देने के लिए कहने लगती है। वहीं पर चेन उसके पीछे मौजूद दो बुढ़े को देखकर सोचता है कि उन दोनों की मौजूदगी मेरे लिए मुसीबत बन सकती है। ली फैमिली उतनी ईजी नहीं है जितना मैंने सोचा था, लेकिन ट्रांसेंडेंट कल्टीवेटर मेरे लिए ज्यादा खतरा नहीं होगा। पिछले लाइफ में मैं वीक और पावरलेस था, लेकिन इस बार मैं अपनी माँ को किसी के द्वारा चोट नहीं पहुंचने दूंगा। इतना सोचकर वो उससे कहता है कि मैंने उससे मारा है, अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं तो आकर मुझ पर हमला कीजिए, अब जबकि मैं यहाँ पर हूँ तो कोई भी मेरे माँ को छू नहीं सकता है। इतना बोलकर वो अपना ऑरा दिखाते हुए बात को जारी रखते हुए कहता है कि नहीं तो ली फैमिली को एक नया हेड की जरूरत पड़ जाएगी। उसका ऑरा देखकर बंदूक वाला बंदा काफी ज्यादा हैरानी से सोचता है कि चेन मो तो एक्चुअली में एक इनर रिलम का मार्शल आर्टिस्ट है। दूसरी तरफ में वो देखकर ली दोंग भी काफी ज्यादा हैरानी से सोचता है कि ये तो इनर रिलम में पहुंच गया है, इतना कम डिस्टेंस से अगर ये मुझे मारना चाहेगा तो मुझे कोई भी बचा नहीं पाएगा। वहीं पर उसका ऑरा देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं और सभी लोगों का मुंह बंद हो गया होता है। उनका वैसे एक्सप्रेशन देखकर ली सू को समझ में नहीं आ रहा होता है कि अचानक पूरा माहौल शांत क्यों हो गया है, पूरा बदल क्यों गया है। तभी उसकी आंटी कहते हैं कि जल्दी से उन्हें जाने दो, तुम अपने ग्रैंडपा को डिसरिस्पेक्ट कैसे कर सकते हो। उसके जवाब में वो सरकास्टिक होकर कहता है कि ग्रैंडपा, जब लोग मुझे बुली कर रहे थे तब ये ग्रैंडफादर कहाँ पर थे, जब ली यू मुझे सराउंड किया था और मेरी मदर को ये लोग मॉक कर रहे थे तब ये ग्रैंडफादर कहाँ पर था। इतना बोलकर वो उसका हाथ को झटक कर छोड़ते हुए कहता है कि ऐसा ग्रैंडफादर को मैं रिकॉग्नाइज नहीं करता हूँ। तभी वहाँ पर ली यू का बड़ा भाई ली जे सामने आकर भौंकना शुरू करता है कि हालांकि तुम्हारे पास काफी सारे एक्सक्यूजेस हैं, लेकिन फिर भी तुम अपनी कजन को चोट पहुंचाए हो, अपना गलती भी स्वीकार नहीं किए हो और ली फैमिली को इग्नोर किए हो। तुम सिर्फ ये बोल रहे हो कि ली फैमिली तुम्हें अनफेयरली ट्रीट किया है, इनफैक्ट तुम तो सिर्फ एक अनफेथफुल और अनफिलियंट सन हो। उसकी बातें सुनकर चेन मो हंसते हुए कहता है कि तुम भूल गए हो कि मेरा लास्ट नाम चेन है, ली नहीं। तुम जो बक रहे हो वो सेंस बना सकती है, लेकिन वो सभी का सभी फालतू की बातें हैं। तभी ली जे कहता है कि हालांकि तुम ली फैमिली से नहीं हो, लेकिन ये मत भूलो कि तुम्हारी मदर का मेहुआ ग्रुप और तुम्हारा छोटा सा चेन फैमिली ली फैमिली के सामने में एक बस छोटा सा चीटी है जिसे हम लोग कभी भी खत्म कर सकते हैं। चेन कहता है लेकिन मेरे आंखों में तो तुम्हारा ली फैमिली सिर्फ एक थोड़ा बड़ा सा चीटी है। अब वो सब सुनकर ली जे काफी ज्यादा गुस्सा होने लगा होता है और वो कहता है कि तुम ली फैमिली के पावर को नहीं जानते हो, जल्दी से नील डाउन करके माफी मांगो तो शायद ग्रैंडपा तुम्हें ली फैमिली का पार्ट बनने के लिए सोचेंगे, नहीं तो अगले 5 साल में तुम्हारा चेन फैमिली पूरी तरह से गायब हो जाएगा। उसकी बातें सुनकर वो कहता है कि तुम मुझे यानी कि चेन मो को नील डाउन करने के लिए कह रहे हो, तुम्हारा ली फैमिली इसके लिए वर्जी नहीं है। मैं भी तुमसे एक प्रॉमिस करता
करता हूँ कि अगले 3 साल में मैं तुम्हारे ली फैमिली को अपने पैरों के नीचे ला दूंगा और तुम लोगों से माफी भी मंगवाऊंगा। तभी फैमिली हेड उस मैटर को वहीं पर एंड करते हुए कहता है कि आज से ली फैमिली और यू यांग सिटी का चेन फैमिली ग्रेटेस्ट एनिमी है। वो सब सुनकर ली सू फैंग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, लेकिन तभी वो दोनों वहां से चले जाते हैं। इसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपनी माँ को कंफर्ट करने के बाद वो चाइसेंग सिटी लौट जाता है और ओल्ड फैशन स्ट्रीट में जाता है कुछ स्पिरिचुअल की से भरा हुआ जेट खरीदने के लिए, ताकि उससे वो अपने की गैदरिंग फॉर्मेशन को बना सके। लेकिन उससे एक भी स्टोन नहीं मिलता जिसमें की थोड़ा सा भी हो। तभी उसकी नज़र एक पत्थर पर पड़ती है, जो देखकर चेन वहां पर जाकर 2-4 सामान का कीमत पूछने के बाद उस पत्थर का कीमत उससे पूछ लेता है। उसका जवाब में वो सेलर बुढ़ा कहता है कि मुझे वो माउंटेन पर मिला था, अगर वो चाहिए तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें उसका काम बताना होगा। उसकी बातें सुनकर चेन सोचता है कि मैं पहले काफ़ी ज़्यादा केयरफुल था, लेकिन फिर भी मुझे लगा नहीं था कि ये मेरा ट्रिक को देख लेगा। हालांकि वो एक आम पत्थर लग रहा है, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी भरा हुआ है। ये सोचकर वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें उसका यूज बता सकता हूँ, लेकिन तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि वो पत्थर तुम्हें एग्जैक्टली कहाँ पर से मिला। वो बुढ़ा उससे वो पत्थर देते हुए कहता है कि ये सही जगह नहीं है बात करने के लिए। ये बोलकर वो उसे अपने घर लेकर चला जाता है, जहाँ पर चेन उससे बताता है कि इस पत्थर में हेवन और अर्थ का एनर्जी भरा हुआ है। आम लोगों के लिए इसका कोई भी काम नहीं है, लेकिन कल्टीवेटर के लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। कल्टीवेटर के बारे में सुनकर वो बुढ़ा काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर कहता है, तो क्या इसका मतलब तुम एक मार्शल आर्टिस्ट हो? चेन का हाँ में जवाब सुनकर वो कहता है कि मेरे मास्टर हमेशा मार्शल आर्टिस्ट का काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन वो अपने लाइफ में किसी को देख नहीं पाए थे। मुझे तो पहले ऐसा लगा करता था कि मार्शल आर्टिस्ट एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन अब मैं फाइनली एक से मिल रहा हूँ। और खुद के एक्साइटमेंट को थोड़ा सा कम करते हुए कहता है कि ये स्टोन मुझे लिंगबू माउंटेन के ब्लैक पॉइंट के पास मिला था। उस पॉइंट के अंदर में वहाँ पर काफ़ी सारे इसी तरह के स्टोन है, लेकिन मेरे अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुआ, क्योंकि रूमर्स ये कहते हैं कि वहाँ पर एक मॉन्स्टर है। उसकी बातों सुनकर चेन थोड़ा सा चौंकते हुए पूछता है, क्या वहाँ पर तुम मॉन्स्टर को देखे हो? वो कहता है, मैं देखा तो नहीं हूँ, लेकिन एक बार मैं उस पॉइंट के करीब गया था और मुझे ऐसा फील हुआ था जैसे कि एक तरह का कोल्ड एनर्जी मेरे तरफ आ रहा हो, इसलिए डर के मारे में अंदर गया ही नहीं था। वो सब सुनकर चेन सोचता है, लगता है उस मिस्टीरियस ब्लैक पॉइंट में कुछ है जो कि मुझे चाहिए। ये सोचकर वो उससे पूछता है कि क्या तुम एक मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहते हो? ये सुनकर वो बुढ़ा काफी ज्यादा चौंकते हुए कहने लगा होता है कि क्या मैं सच में बन सकता हूँ? मैंने सुना है कि एक मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए किसी को उसका बॉडी और बोन को मजबूत करना पड़ता है, और वो भी 16 साल से पहले ही। चेन वो कहता है कि मैंने कहा ना कि तुम कर सकते हो, इसका मतलब तुम कर सकते हो। ये सुनकर वो जल्दी से उसके सामने बो करके कहने लगा होता है कि अगर मैं आपके अंडर में आ गया तो हमेशा आपका एहसानमंद रहूंगा। तभी चेन वो उससे कहता है कि तुम कुछ गलत समझ लिए हो। ये बोलकर वो अपने की का यूज करके टेबल को मक्खन के जैसे काट कर कहता है कि इसे लिमिट को ब्रेक करके प्रैक्टिस किया जाता है, और इसमें लोगों को उसके एज के तौर पर जज नहीं किया जाता है, बल्कि सिर्फ ताकत के दम पर स्ट्रॉन्ग और वीक को डिटरमाइन किया जाता है। वो एक्शन देखकर वो बुढ़ा काफी ज्यादा हैरानी से कहने लगा होता है कि एक इनर कोर का मार्शल आर्टिस्ट मेरे पास आखिर थी, लेकिन मैं देखने में फेल हो गया। ये बोलकर वो उसके सामने नील डाउन करके माफी मांगने लगा होता है। चेन उससे कहता है कि तुम अभी मेरा डिसाइपल बनने के लिए इनफ नहीं हो, अभी के लिए तुम सिर्फ मेरा हेल्पर हो। कुछ दिन के बाद मैं तुम्हें ढूंढकर कुछ टेक्निक सिखाऊंगा। मेरे अंडर में रहना उतना भी हार्ड नहीं होगा, और जब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा तब तुम जो चाहे वो कर सकोगे। इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है, और जाते हुए सोच रहा होता है कि मैं तो अपना डिसाइपल का नाम ही पूछना भूल गया, कोई बात नहीं, बाद में आकर उससे पूछ लूंगा। ये सोचकर वो अपने रेंटेड हाउस में पहुंच जाता है, जहां पर वो उस पत्थर को तोड़कर उससे की फॉर्मेशन एरे बना देता है। अगले सीन में यान फैमिली को दिखाते हैं, जहां पर यान किंग की बॉडीगार्ड जाकर उससे कहती है कि मीटिंग खत्म हो गया है और वो लोग चेन फैमिली के साथ मैरिज कैंसिल करने का डिसीजन कर लिए हैं। चेन वो और आप वो उसकी बात को काटते हुए कहते हैं, मेरा यानजिंग सिटी का फ्यूचर मेरे हाथ में है और कोई भी मेरे लिए डिसीजन नहीं ले सकता है, जाकर प्रिपरेशन करो, हम लोग चाइसेंग सिटी जा रहे हैं। वो सुनकर सैंग उसकी बॉडीगार्ड कहती है कि यान फैमिली से बाहर जाने का मतलब खतरों से खेलना है। यान किंग कहती है कि अगर कुछ गुंडे होंगे तो तुम उनसे डील कर लोगी, लेकिन अगर वो लोग तुमसे भी पावरफुल होते हैं तो हमारे पास सिकिनर कोर का बैकअप तो है ही ना। सैंग कहते हैं, क्या वो हमारा हेल्प करेगा? तब तक तो उससे भी मैरिज कैंसिलेशन का न्यूज मिल चुका होगा। यान किंग कहते हैं कि जब उससे पता चलेगा तब वो हेल्प करेगा या नहीं करेगा, वो उसका डिसीजन नहीं ले पाएगा। अगले सीन में चेन को दिखाते हैं, जहां पर वो अपने की गैदरिंग फॉर्मेशन का यूज करके आसपास का सभी की को अपने तरफ लेकर आता है, और उसका यूज करके वो कल्टीवेट करने लगता है, जिससे वो की रिफाइनिंग के फर्स्ट रिले में पहुंच जाता है, और अपने उस स्पीड से वो सेकंड रिले में 10 से 12 दिन में ब्रेक थ्रू करने के बारे में सोचता है। इसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर चेनमो सोच रहा होता है कि कल ही रिजल्ट निकलेगा और कल ही यान फैमिली वाले मैरिज को कैंसिल कर देंगे। मेरे पिछले लाइफ में तो मेरा मजाक बनकर रह गया था, लेकिन इस पर ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सब वो सोच ही रहा होता है कि तभी यांग हाउ उससे कॉल करके अपने रेस्टोरेंट को ओपनिंग डे पर उसे इन्वाइट कर देती है, और कहती है कि हमारा रेस्टोरेंट चीप एवरीडे इंग्रेडिएंट का यूज करता है, इसलिए मैं झेंग हाउ और यांग के जैसे लोगों को इन्वाइट नहीं की हूँ।
चेन उसके इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लेता है और चला जाता है, जहाँ पर जाकर चेन वो उसकी मदर से मीठी मीठी बातें करने लगता है। वो सब सुनकर वो कहते तुम सच में काफ़ी ज़्यादा स्वीट हो, तो इसीलिए याओ तुम्हारे बारे में दिन भर बातें करती रहती है। वो सुनकर याओ थोड़ी सी एम्बैरस होकर जल्दी से उसे भेजने लगती है। वो देखकर चेन सोचते है कि मैं उन्हें कांग्रेचुलेशन बोलकर रेड पैकेट देने के बारे में सोच रहा था, लेकिन अब मैं क्या करूँ, अगर मैं याओ को दूंगा तो वो डेफिनेटली एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये सोचकर वो उस रेड पैकेट को सीक्रेटली काउंटर पर रख देता है। तभी याओ उसे लेकर जाकर बाकी के क्लासमेट से मिलाते हुए कहती है कि ये हमारे क्लासमेट है, इसलिए कहीं पर भी बैठ सकते हो। चेन वो को देखकर बाकी के लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हुए सोच रहे होते हैं कि आखिर उसका याओ को छूने की हिम्मत कैसे हो गई, मैं इसे याद रखूंगा। तभी चेन का एक अच्छा फ्रेंड झाओ गेंग उसे अपने पास वाले सीट पर बैठाता है और उससे अपने पास बैठाकर याओ को अपना वाला सीट पर बैठने के लिए बोलकर खुद ही दूसरी सीट पर जाने की बातें करता है, जिसके लिए वो मान जाती है। वो देखकर झाओ गेंग चेन से कहता है कि अब तुम मुझे ओ करते हो। चेन कहता है कि मुझे ऐसा फेवर नहीं चाहिए। वहीं पर ये देखकर बाकी के लोगों को और ज़्यादा जलन होने लगी होती है। तभी एक बंदा झाओ हाओ नाम के बंदे की तरफ इशारा करते हुए अपना प्लान को शुरू करते हुए कहता है कि ओ हाँ, आज तो याओ के रेस्टोरेंट का ओपनिंग डे है ना, इसलिए तुम क्या गिफ्ट प्रिपेयर करके लाए हो। वो अपने गिफ्ट का काफ़ी ज़्यादा तारीफ करके चेन को नीचे दिखाने की कोशिश करते हुए पूछता है कि अब ये मत कहने को तुम खाली हाथ आ गए हो, या फिर तुम रेड पैकेट तो लेकर नहीं आ गए हो ना, वैसे तुम कितना पैसा दिए हो, $10 या फिर $20। ये सब सुनकर सभी लोग उसका मजाक उड़ाकर हंसने लगे होते हैं। वो सब देखकर झाओ गेंग उसे कुछ कहने के लिए कहता है, लेकिन चेन वो को कुछ भी ना कहता देखकर याओ उससे कहते मैं बस चाहती हूँ कि क्लासमेट फन करे, मैं उनके लिए थैंकफुल हूँ जो कि गिफ्ट लेकर आया है, और जो गिफ्ट लेकर नहीं आया है मैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा थैंक्सफुल हूँ, इसलिए बस यहीं पर ख़त्म करते हैं। ये सुनकर वो लोग और ज़्यादा इरिटेट होकर सोचने लगे होते हैं कि वो तो एक लड़की के पीछे छिप रहा है। तभी चेन उससे कहता है कि झाओ हाओ तुम मुझे प्रोवोक कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इजीली बुली हो जाऊँगा। उसकी बातें सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा स्मग होकर कहने लगा होता है कि तुम्हारा जैसा गार्बेज मुझसे प्रोवोक होना डिजर्व नहीं करता है। वो सुनकर याओ अब चिल्लाते हुए कहते कि बस बहुत हुआ, अगर तुम ऐसे बर्ताव करते रहोगे तो अपना गिफ्ट लेकर निकल जाओ यहाँ से। वैसा रिएक्शन देखकर वो कहता ठीक है मैं शांत हो जाता हूँ, तुम गुस्सा मत करो। ये बोलकर वो सोचता बढ़िया है, जब एक बार तुम मेरे भाव में आ जाओगी तब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं तुम्हें कैसे ट्रीट करता हूँ। उसका वैसे एक्सप्रेशन देखकर चेन समझ जाता है कि वो कुछ गड़बड़ करने के बारे में सोच रहा है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपना पावर का यूज करके उसे सबक सिखाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर याओ की मदर आकर पूछने लगी होती है कि ये रेड पैकेट किसने दिया है, और उसमें उतना सारा पैसा देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वो देखकर याओ चेन से पूछते क्या ये तुम दिए हो। चेन कहता है ये तो बस छोटा सा गिफ्ट है। वो सुनकर आंटी कहने लगी होती है कि ये काफ़ी ज़्यादा है, हम इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, मैं इनमें से सिर्फ एक को ले लेती हूँ और बाकी का पैसा अपनी बेटी को उसे वापस देने के लिए कहती है, इसलिए वो उसे वापस करते हुए पोलाइटली लेने से मना कर देती है, जिसके लिए चेन मान जाता है। वो देखकर उसकी मदर जल्दी से सबको खाना परोस देती है। अब स्मग होने के बारे झाओ गेंग का होता है, जहाँ पर वो उनसे कहता है तो अभी कौन बोल रहा था कि चेन वो कोई गिफ्ट लेकर नहीं आया है। ये सुनकर शर्म के मारे उन लोगों का मुंह ही बंद हो गया होता है और वो लोग कुछ कह नहीं पा रहे होते हैं। उन सबसे झाओ हाओ का दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाता है और वो सोचता है कि जरूर ये जानबूझ कर रहा होगा। ये सोचकर वो बदला लेने के लिए ठान लेता है और एक्सक्यूज में बोलकर बाथरूम चला जाता है। वो देखकर उसके दोस्त कहने लगे होते हैं कि अब ये मत कहना कि वो हार मान लिया है। दूसरा कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता है। वहीं पर उससे जाता देखकर चेन सोचता है मुझे पता है कि वो क्या करने गया है। वो कुछ लोगों को बुलाने गया है जहाँ पर वो और परेशानी खड़ी करके अपनी एम्बैरेसमेंट से छुटकारा पा सकेगा। वो तो बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ है। इसके कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसका रेस्टोरेंट पूरी तरह से भर गया होता है और वहाँ पर सभी लोग काफ़ी आराम से खा ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आकर परेशानी खड़े करने लगे होते हैं, जिससे याओ की मदर काफ़ी ज़्यादा भड़क जाती है। उसे देखकर वो लोग पूछते तुम्हारा बॉस यहाँ पर है। वो कहते हाँ है, लेकिन तुम लोगों को उससे क्या काम है। ये सुनकर वो सभी गुंडे हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों को नहीं पता कि इस स्ट्रीट को ब्रदर हो कंट्रोल करते हैं। अगर तुम लोग यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो तुम्हें मेरे रूल को फॉलो करना होगा। उन सभी लोगों की बातें सुनकर याओ की मदर आकर उनसे पूछने लगी होती है कि आखिर तुम लोग कहने की कोशिश क्या कर रहे हो। टकलू कहता है कि मुझे हर साल 1 लाख चाहिए और तुम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। वो सुनकर उसकी मदर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में चिल्लाने लगी होती है कि ये तो सरासर रॉबरी है, हम यहाँ पर कानून के परमिशन से बिजनेस कर रहे हैं। इसी तरह से उन लोगों में बहसा बहसी शुरू हो जाती है और उसकी मदर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी हो जाती है। वैसा सिचुएशन देखकर उसके सभी क्लासमेट वहाँ से भागने लगे होते हैं। तभी झाओ हाओ प्लान के अकॉर्डिंग हीरो बनने का नाटक शुरू करते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि तुम सभी के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डरपोक है। याओ का फैमिली खतरे में है और तुम लोग डर के मारे भाग रहे हो। जो लोग यहाँ से भाग रहे हैं वो लोग ये मत कहना है कि तुम लोग झाओ हाओ को जानते हो। उसका उस एक्शन से तो सबके साथ साथ याओ भी काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है। तभी वो याओ के पास जाकर कहता है कि मैं इन लोगों को जानता हूँ, मैं उनसे बात करके अभी उन्हें भगाता हूँ। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वहीं पर वो जाते हुए चेन को टारगेट करते हुए कहता है कि मैं उसके जैसा नहीं हूँ जो कि सिर्फ रेड पैकेट देकर छुप रहा है। उसकी
की बातें सुनकर चेन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि एक और सेंटेंस बोलोगे और मैं तुम्हें दिन में तारे दिखा दूंगा। उसका प्रेजेंस देखकर झाओ के साथ साथ वो गुंडे भी काफी ज़्यादा चौंक जाते हैं और घबरा जाते हैं और झाओ हाउ तो डर के मारे कांपने ही लगा होता है। तभी वहाँ पर टकलू के द्वारा बुलाया हुआ और कुछ गुंडे आ जाते हैं। उन्हें देखकर वो टकलू उन्हें अपना काम शुरू करने के लिए कह देता है, जिससे काफी गुस्से में झाओ की माँ पूछती है आखिर तुम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हो। उनका एक्शन लेने से पहले झाओ हाउ उसे रोकते हुए कहता है ब्रदर हो, इस रेस्टोरेंट को मेरी क्लासमेट ओन करती है, इसलिए प्लीज मुझे एम्बेरस मत कीजिए। ये सुनकर वो टकलू उसका गाल थपथपाते हुए पूछता है कि झाओ हाउ पोर्क होलसेल वाला झाओ फैमिली ना। वो सुनकर झाओ हाउ थोड़ा सा घबराते हुए कहता हाँ एक बार बस मेरी मदद कीजिए। ये सुनकर वो टकलू उसे एक झापड़ लगाते हुए कहता हेल्प करो, तुम डिजर्व नहीं करते हो, अगर तुम्हारा बाप भी यहाँ पर होता ना तो भी ये कहने की हिम्मत उसके पास नहीं होता। उस झापड़ से वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और चिल्लाने लगा होता है कि जैंग यू, आखिर तुम क्या कर रहे हो, तुम्ही ने तो कहा था कि जब मैं आऊंगा तो तुम लोग चले जाओगे। वो सुनकर सभी लोग पूरा मामला समझ जाते हैं और उससे झाओ भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। सिचुएशन को नोटिस करके झाओ सोचने लगा होता है कि अरे नहीं, थप्पड़ से मैं थोड़ा सा डिजी हो गया था इसीलिए जोर से बोल दिया। तभी टकलू उसके पास जाकर कहता है हाँ मैं तुमसे अग्री तो किया था लेकिन अब मैं नहीं जाना चाहता हूँ, तो बोलो तुम क्या कर लोगे। ये देखकर झाओ की फटने लगी होती है और वो वहाँ से भागते हुए सोचते इस बार तो मैं फेल हो गया, लेकिन अब तुम लोगों को पता चलेगा कि क्या होता है, मैं तो सिर्फ भीड़ में से देखूंगा। तभी टकलू अपने लोगों को सबको तोड़ने के लिए कहता है, इसलिए सभी लोग तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। वो सब देखकर झाओ काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और सोचने लगी होती है कि इस रेस्टोरेंट में मेरे सभी सपने थे, मैं खुद को बदलना चाहती थी, मैं यांग की यू के सेम लेवल पर स्टैंड होना चाहती थी। ये सब सोचकर वो काफी गुस्से में रोते हुए चिल्लाते हुए कहती है कि मैं तुम लोगों को मार दूंगी। लेकिन तभी चेन उससे रोकते हुए कहता उन्हें तोड़ने दो, रिलैक्स हो जाओ, मैं उन्हें 10 गुना ज्यादा पे करने पर मजबूर कर दूंगा, तुम बस मुझ पर भरोसा रखो। वो कहती है ठीक है मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। चेन उसके सर पर हाथ रखते हुए सोचते कि तुम मेरे लास्ट लाइफ में तुम्ही मेरे सबसे हार्डेस्ट टाइम में हेल्प की थी, अब मेरा बारी आ गया इसे रीपे करने का। ये सोचकर वो उनके तरफ बढ़ते हुए कहता है मुझे लगता है कि अब रुकने का बारी आ गया है। उसका वो एटीट्यूड देखकर वो कहता है मेरे काम में टांग अड़ाने का आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत, आखिर कौन हो तुम। चेन कहते हैं कि मैं कोई ऐसा हूँ जिसे ऑफेंड करना तुम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हो। उसका ये बात सुनकर सभी लोग काफी जोर जोर से हंसने लगते हैं और इसी के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए है।